तो तुम लोगों को कल मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, है ना? यहाँ तक पढ़ा दिया था, यहाँ तक। मतलब रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया था, सबको याद ही होगा ना। रिप्रोडक्शन क्या है जी? कैरेक्टरिस्टिक है कि डिफाइनिंग फीचर है? सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। रिप्रोडक्शन कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, ठीक है ना? वेट, बाद में बात करते हैं, क्लास ले। वेट गाइस, वेट फॉर अ सेकंड, वेट फॉर अ सेकंड। हाँ चलो, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? देखो मेटाबॉलिज्म पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है? मेटाबॉलिज्म, तो ये दोनों मैंने बता चुका था कि ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ के लिए, है ना? ये सॉरी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ये कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। कौन दोनों नहीं हो सकता? रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, है ना? क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस आ रहे थे, किसी में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रो हो जा रहा था, ठीक है? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म की तरफ। चलो, ये भी कैरेक्टरिस्टिक भी है मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना? लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, कैरेक्टरिस्टिक भी है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। कैसे क्या है देखो, बता देता हूँ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वाले, देखो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। हमारी पूरी बॉडी, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किस चीज से बनी होती है जी? केमिकल से बनी होती है। केमिकल्स क्या हो गया? देखो समझ में आ जाएगा अभी तुमको तुरंत, ठीक है ना? केमिकल्स क्या हो गया? केमिकल्स स्मॉल, छोटे छोटे भी केमिकल्स होते हैं, कुछ बिग होते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस एंड फंक्शन, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो तुम सिंपल सा बात सोचो ना, हमारे बॉडी में कैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग बॉडी में मिल रहे हैं, और फिर लिपिड्स हैं। तो ये बहुत तरीके के केमिकल्स से हमारा सबका लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना हुआ होता है, ठीक है? केमिकल्स हो, कुछ केमिकल्स छोटे होते हैं, कुछ केमिकल्स बड़े होते हैं। कोई कोई केमिकल्स कार्बोहाइड्रेट के क्लासेस से है, कोई केमिकल्स का साइज बड़ा है, कुछ किसी का अलग फंक्शन है ना? वो सब चीज को, वो सब केमिकल अपना बॉडी में बनता है और वो एक अदर बायोमोलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, ठीक है ना? और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर कर कर करके क्या बोलता है, प्रोटीन बना देता है बॉडी में, है ना? बड़ा बॉडी बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन बनाता है। तो इसी तरीके से अब मतलब क्या होता है तुम्हारा, केमिकल्स का जो होता है हमारा पूरा बॉडी, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी जो होता है केमिकल से बना हुआ होता है, ठीक है ना? तो ये जो केमिकल्स होते हैं, या तो छोटे छोटे होते हैं या बड़े बड़े होते हैं, अलग अलग क्लासेस से, अलग अलग साइज के होते हैं और फंक्शन के होते हैं, और इनको बना कर करके अलग बायोमोलिक्यूल्स बनाया जाता है, ठीक है ना? बायोमोलिक्यूल्स अब तुम्हारे क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स। केमिकल्स क्या हो गए, अब जैसे कि छोटे केमिकल्स, अब जैसे कि मान लो ना, तुम्हारे अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। अब जैसे कि देखो अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो अमाइनो एसिड्स में बहुत सारी चीजें, अब जैसे ट्रिप्टोफान है, मैं तुम लोगों को नाम बता दे रहा हूँ, जैसे ट्रिप्टोफान है ना? फिर उसके बाद कार्निटीन है। तो कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड, कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गए। तो ये सब छोटे छोटे केमिकल्स हमारे बॉडी उनसे बने हुए हैं। तो ये सब मिल करके ना एक बड़े बायोमोलिक्यूल्स को बना देते हैं, ठीक है? चलो, अब इस पे ना इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा नॉर्मल बात समझ के रखना है कि हमारे बॉडी केमिकल से बने हुए होते हैं। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी होते हैं वो केमिकल्स होते ही होते हैं उसमें। और उसी केमिकल में क्या होता रहता है, केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। देखो आगे की, द कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये जो कन्वर्जन हुआ ना, छोटे छोटे केमिकल्स मिलकर करके बड़े बायोमोलिक्यूल्स बनाए। केमिकल्स क्या बना रहे हैं? केमिकल्स बना रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, है ना? बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। तो जैसे बायोमोलिक्यूल्स का एक एग्जांपल हो गया प्रोटीन, है ना? केमिकल समझ लो कुछ अमाइनो एसिड्स, है ना? तो अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन बड़ा बायोमोलिक्यूल बना, तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है, द कन्वर्जन ऑफ दिस केमिकल, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्जन हुआ, ठीक है ना?
और कन्वर्जन टू इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ साथ मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आगे का लाइन ये जान के रखना है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, बहुत तरीके का, थाउजेंड्स, लाख नहीं, थाउजेंड्स, ठीक है, ध्यान में रखना, अकर साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब ये है कि लगभग हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यूअसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, अभी हो ना तुम मेरे से पढ़ाई कर खाना खा के आए होगे, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शन तुम्हारे बॉडी में चल रहा है, कंटिन्यूअसली तुम्हारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा। अभी खाना तुम्हारा, अब जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट था तो वो स्टार्च में टूटा, स्टार्च का पार्ट फिर वो टूटते हुए माल्टोज में गया, माल्टोज से फिर ग्लूकोज में गया। आज जब तुम लोग एमबीबीएस में आओगे ना इंशाल्लाह, तो वो जो फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़नी होती है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, उसमें तुम लोग को ना बस यही चीज ही मिलेगा पूरा, किस तरीके से ये जो लाइन है ना, ये जो 2-3 लाइन दिख रहा है मेटाबॉलिज्म वाला, इसके ऊपर एक बुक है, समझ गए, एक बुक है एमबीबीएस में, समझ गए, ठीक है। तो ये पूरा आगे बहुत कुछ जानना है इसके बारे में, ठीक है। तो wait, I have some problem. Wait. हेलो गाइस, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है ना, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ, ओके। चलो देखो यहाँ पे, तो मैं तुम लोगों को बता दिया यहाँ पे कि हम लोग बॉडी में, अभी तुम खाना पीना खा के आए हो, है ना, मेरे क्लास में पढ़ रहे हो अभी, है ना, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है, साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्लियर, ठीक है। बी दे बी दे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, सब में केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन दम स्टेटमेंट पहले ही स्टेटमेंट क्लियर कर रहा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। और केमिकल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, इस कन्वर्जन को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है। और कंटिन्यूअसली थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यूअसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म चल रहे हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। ऑल प्लांट्स, है ना, ऑल का मतलब सारे प्लांट्स मांगे, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। जितने भी प्लांट हो, फंजाई हो, माइक्रोब्स हो, सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शन एग्जिबिट करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आया है जी। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और ये जितनी केमिकल रिएक्शंस चल रही है या मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यूअसली बॉडी में जो चल रही है, इसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्या है? सबको पता ही चल चुका होगा कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, ठीक है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये डिफाइनिंग फीचर भी होगा। लेकिन कल वाला जो हम लोग क्लास किए थे, तो कल वाले क्लास में ग्रोथ, ग्रोथ में क्या एक्सेप्शन आ गया था जी? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी, नॉन लिविंग में भी, नॉन लिविंग भी ग्रो करना दिखाए थे अगर बॉडी मास का कैरेक्टरिस्टिक ले लेते थे। और रिप्रोडक्शन के केस में क्या दिक्कत आ गया था? रिप्रोडक्शन के केस में ये आ गया था कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, है ना, यहाँ पे मैंने पॉइंट बताया था ना कि ये पॉइंट, ये जो लाइन है, इसमें एक्सेप्शंस आ जा रहे थे। लेकिन मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है या ऐसा फीचर है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। और ये कोई भी चीज नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना।
तो ये देखो आगे का लाइन यहाँ पे लिख रहा है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, है ना। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सब में मेटाबॉलिज्म होगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, उसमें सेल्स प्रेजेंट होते ही नहीं है ना। तो केमिकल रिएक्शंस होगा क्या। अब देखो, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बाबू, कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ सिस्टम। कल ही ना मैंने बताया था इन विट्रो, है ना। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लोग बाहर भी डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बाहर में भी देख सकते हैं, जिस तरीके से इन विट्रो कल्चर्स में हम लोग देखते हैं, है ना। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म किया जा रहा है इन अ टेस्ट ट्यूब, इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है ना। वो लिविंग और नॉन लिविंग नहीं रहते हैं। देखो बात एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या बोला जा रहा है कि सेल फ्री सिस्टम में भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि हम लोग बॉडी है ना, ये जैसे कि बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी में से एक सेल निकाल ली टेस्ट ट्यूब में, ये सेल्स का हम लोग इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस करा रहे हैं, ठीक है। तो ये एन आइसोलेटेड, आइसोलेट कर लिए ना बॉडी से, मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब। ये जो टेस्ट ट्यूब में ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम लोग करवा रहे हैं, है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब में हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाए हैं, तो क्या ये लिविंग रिएक्शन है या नॉन लिविंग है। ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना ही लिविंग है, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ये ना लिविंग रिएक्शन है ना नॉन, सॉरी, ये जो चीज हो रहा है ये ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, बट जो रिएक्शन हो रहा है ना इसके अंदर वो लिविंग रिएक्शन है, ठीक है। देखो क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा। सुनो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, मतलब सेल फ्री सिस्टम के बाहर, आर नॉट लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं, इनके में जान नहीं है। लेकिन जो रिएक्शन करवा रहे हैं ना हम लोग उसको, वो कैसा रिएक्शन होगा, वो लिविंग रिएक्शन होगा। नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनो। बॉडी थी, है ना, बॉडी थी, बॉडी में से सेल्स को लेकर करके हम लोग बाहर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक रिएक्शन करवाए, ठीक है। ये जो रिएक्शन हो रहा है टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये कोई ना लिविंग हम इसको बोल सकते हैं ना लिविंग बोल सकते हैं, लेकिन रिएक्शन जो हो रहा है ना उसको लिविंग बोलेंगे, क्योंकि वो एक मेटाबॉलिक का पार्ट है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें हो रही है, उस टाइप की रिएक्शन हो रही है। हम लोग इस चीज को लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है इस चीज को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बोल सकते हैं, बट इस चीज को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग दोनों में से कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। बट इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है ना वो क्या हो रही है, लिविंग रिएक्शन हो रही है। कैसे रिएक्शन हो रही है, लिविंग रिएक्शन हो रही है। तो क्लियर हो गया। और इसीलिए एक और फीचर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी में, सेलुलर मतलब सेल्स का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है हमारे बॉडी में। सेल्स ऑर्गेनाइज्ड है ना जी, नर्व सेल है, कार्डियक मसल्स है, तो सेल्स ऑर्गेनाइज्ड है ना हमारे बॉडी में। तो सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये भी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स होता है। नॉन लिविंग्स में सेल्स होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस में प्रेजेंट होगा, लिविंग में ही प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। परहैप्स the most obvious and technically complicated feature of all living organism is ability to sense their surrounding or environment। ये जो फीचर होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, मतलब कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग को सेंस कर रहा है, मतलब करता है कि नहीं करता, मतलब किस तरीके से सेंस कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है सब में एक सेंस तो प्रेजेंट होता ही है ना। कॉन्शियसनेस जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, उनके में कॉन्शियसनेस बोला जाता है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस क्या है जी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसके अपने हिसाब से वो इन्वायरमेंट को किसी ना किसी तरीके से सेंस करता ही करता है, ठीक है ना, उनके अंदर कॉन्शियसनेस होता ही होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि उनके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है,
हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं हमारे में, वो हम लोग होते हैं खुद ह्यूमन बींग्स। हम लोग ह्यूमन बींग्स, ये एक लाइन एनसीईआरटी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब ह्यूमन बींग ही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। बाकी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस है मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस होना मतलब अपने प्रति वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है ना। पढ़ाई कर लेते हैं, हर चीज टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं, मतलब और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नहीं कर पाते हैं ना। तो ये चीज है, इससे सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारे मतलब ह्यूमन बींग्स में सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस का ही ओनली प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है, हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। और कॉन्शियसनेस क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है ना। लेकिन ह्यूमन बींग्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस ही का पार्ट है लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, क्योंकि अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। कॉन्शियसनेस का ऊपर मतलब क्या होता है, द मोस्ट ऑफ, ये देखो, रिस्पॉन्ड करना है इन्वायरमेंटल स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब कोई भी एक्शन है ना। स्टिमुली तुम प्रोड्यूस कर, तुमको चूटी काटे है ना, तुमको चींटी काटे हाथ पे, स्टिमुली प्रोड्यूस हुआ तो लगा ना कि यहाँ पे रिफ्लेक्स मतलब एक एक्शन गया वहां पे, है ना, कि तुमको यहाँ किसी ने चींटी काटा तो तुमको एक स्टिमुली प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो उसी तरीके से अब कोई तरह के इन्वायरमेंटल स्टिमुली क्या है, रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुली होगा, कहने का मतलब फिजिकली, फिजिकली मान लो कोई इन्वायरमेंट, मतलब कि फिजिकली तुमको कोई इन्वायरमेंट में फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि पानी बरसने वाला है, ठीक है ना। केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, एसिड रेन हो गया या किसी तरीके का केमिकल रह रहा है इन्वायरमेंट में तो उस इन्वायरमेंट में फैल रहा है। बायोलॉजिकल कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप के चेंजेस इन्वायरमेंटल स्टिमुली में दिखते हैं, तो उनके प्रति हम लोग का कॉन्शियसनेस रहता है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। सब में अब हर तरीके का सेंस ऑर्गन्स होता है, हमारे में भी सेंस ऑर्गन्स होता है। अब देखो प्लांट्स, उसी तरीके से प्लांट में किस टाइप का सेंस ऑर्गन, प्लांट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, अदर ऑर्गेनिजम्स हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गया। ये सब क्या है, फिजिकल, केमिकल, देखो लाइट है फिजिकल, फिजिकल, वाटर, टेम्परेचर, है ना। कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स भी दिखाई दे रहा है, कुछ पॉल्यूटेंट्स, केमिकल, है ना, केमिकल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये जो तीनों फैक्टर्स यहाँ पे डिटरमाइंड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों फैक्टर्स हमारे दिखाई दे रहे हैं इन्वायरमेंट में। तो प्लांट्स के केस में वो किस तरीके से अपने आप को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। लाइट आ रहा है तो वाटर, टेम्परेचर, किस तरीके का उनके में फैक्टर्स दिखाई दे रहा है, तो जिसकी वजह से वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर कर करके वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, उस तरीके से अपने में फ्लावर ग्रो करवाते हैं, है ना। सब कुछ है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हों, ऑल ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स। अब ये तो पता ही होगा, सेल में तो पढ़े ही होंगे प्रोकैरियोट्स, है ना। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, है ना। मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, है ना। वैसे और मतलब और प्रोकैरियोट्स ज्यादातर क्या होते हैं, सारे यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं जी, यूनिसेलुलर होते हैं, सबको पता ही है ना ये चीज। यूनिसेलुलर होते हैं कौन, प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स का मतलब, यूकैरियोट्स ज्यादातर मल्टीसेलुलर्स में से आते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन है कुछ कर कर करके कर करके, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। प्रोकैरियोट्स में इनके में जो जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल की ऑर्गेनल्स होती है ना। तो सेल की जो ऑर्गेनल्स, सेल है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, तो ऑर्गेनल्स जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और न्यूक्लियस, इनका जो बीच का न्यूक्लियस होता है ना, इस ये मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं रहता। वही यूकैरियोट्स में क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है। बस ऐसे थोड़ा सा जान के रखना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को। देखो प्रोकैरियोट्स, एक चीज यहाँ पे बता देते हैं, यूकैरियोट्स, यहाँ पे यू वर्ड आया, यहाँ पे प्रो वर्ड आया, ठीक है ना। यहाँ पे कैरियोट्स, कैरियोट्स है ना। देखो कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, कैरियन, कैरियन से डिराइव्ड है। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। और यू का मतलब हो गया ट्रू, ठीक है ना। और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस।
तो यहाँ पे यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ठीक है ना। लेकिन यही प्रोकैरियोट के केस में जो इनके न्यूक्लियस होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, वो न्यूक्लियस इधर उधर हिलते रहते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। चलो, सबको क्लियर है ना ये चीज? चलो अब आगे देखते हैं। कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज, है ना। किसी तरीके का कि इन्वायरमेंटल में क्लू मिल रहा है तो उस हिसाब से जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब उनके अंदर कॉन्शियसनेस होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। फोटो पीरियड, है ना। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड का मतलब किसको किसको पता है, देखता हूँ मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड क्या होता है? बताओ बताओ तुम लोग बताना चैट बॉक्स में, मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में क्या क्या लिख रहा है सब कोई फोटो पीरियड के बारे में। अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड एक तुम लोग का देखता हूँ, पहले चैट बॉक्स रुक जाओ, मैं बताना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, रुको। उसके बाद देखो एक चीज, ये लाइन को मैं बाद में बताता हूँ, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद वाली लाइन को मैं पहले बता दे रहा हूँ। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, उनके अंदर जो भी केमिकल्स आ रहे हैं, कौन सा केमिकल्स ले रहे हैं इंटरिंग देयर बॉडी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, ठीक है ना। मतलब हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी केमिकल्स आ रहे हैं या बॉडी में किसी का फूड ले रहे हैं, तो उनको पता होता है कि मतलब वो अपनी बॉडी को उस तरीके से हैंडल कर लेते हैं अपने आप, वो जो केमिकल्स उनके अंदर बॉडी में है उसको वो हैंडल करते रहते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, अपने सराउंडिंग के प्रति अवेयर रहते हैं। लेकिन उसी में ह्यूमन बींग्स क्या है, वो खुद के प्रति भी बहुत अवेयर रहते हैं, उनके में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। और कॉन्शियसनेस इसी तरीके से बन गया क्या, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैट बॉक्स में सब बच्चे मेरे अच्छे हैं, मतलब जानते हैं, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। देखो गूगल गूगल सर्च मत किया करो, मैं मेरे को पता चल जाता है कुछ कुछ का जो पॉइंट रहता है ना, वो जिन भी उस तरीके से लिखते हैं ना वो हम पकड़ लेते हैं। क्योंकि तुम लोग भी एक स्टूडेंट हो, है ना, तो हम लोग इस लाइन से गुजर चुके हैं, तो हम लोग को थोड़ा आइडिया ज्यादा है, वही चीज है। तो देखो फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन को क्या अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स में, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के केस, है ना। मैंने बताया ही तुमको, फोटो पीरियड लाइट पीरियड ज्यादा रहेगा मतलब, तो क्या होगा कि उनका रिप्रोडक्शन आसानी से हो पाएगा, है ना। फूड भी ग्रो हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन अच्छा होगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा प्लांट्स में। उसी तरीके से एनिमल्स में भी होते हैं कि वो दिन के टाइम में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और रात के टाइम में नहीं रिप्रोड्यूस। कुछ एनिमल्स के केस में क्या होता है कि वो दिन के टाइम में नहीं निकलते हैं, रात के टाइम में निकलते हैं। तो इसी तरीके से सीजनल ब्रीडर्स की फोटो पीरियड कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, ठीक है। when it comes to when it comes to human beings, it is all more difficult to define the living state, ठीक है ना। when it comes to human beings, it is all more difficult to define the living state. क्यों डिफिकल्ट होता है ह्यूमन बींग्स में डिफाइन करना लिविंग स्टेट को? क्यों? देखो एक केस आता है, कोमा के केस में पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटल्स में वर्चुअली सपोर्टेड होते हैं मशीन से विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइंड करना। जब पेशेंट कोमा में रहता है, जब पेशेंट कोमा में रहता है ना, तो क्या उनके अंदर कोई तरह का सेल्फ कॉन्शियसनेस रहेगा ह्यूमन बींग्स में? नहीं, नहीं रहेगा, ठीक है ना, कोई तरह का भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा। अगर वो ऑर्गेनिज्म बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं तो उनके में सेल्फ कॉन्शियसनेस शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, अगर वो कभी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाए तो उनके में लिविंग और नॉन लिविंग का फर्क बताना काफी डिफिकल्ट होगा। अब वेट फॉर अ सेकंड, आई हैव, ठीक है ना, मैं तुम लोग से अभी लास्ट में पूछूंगा, अभी इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है ना, कि जब हम लोग ह्यूमन बींग्स के ऊपर आते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये डिफाइन करना लिविंग स्टेटमेंट कब, जब पेशेंट कोमा में जाते हैं, है ना।
तो कोमा में क्या किया जाता है, उनको वर्चुअल तरीके से सपोर्ट किया जाता है मशीन के थ्रू, वेंटिलेटर पे रख करके उनको सपोर्ट वर्चुअली सपोर्टेड रहते हैं वो हार्ट एंड लंग्स से, ठीक है ना। हार्ट एंड लंग्स विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स, मतलब हार्ट एंड लंग्स उनके रिप्लेस कैसे हो रहे हैं, मशीन से सपोर्टेड है ना, वेंटिलेटर के थ्रू, ठीक है। और भी बहुत सारे मशीन लगाए जाते हैं, वो फर्दर अभी बहुत कुछ है वो आगे, और इतना जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, उनका ब्रेन क्या होता है, डेड होता है, कोमा पेशेंट इज ब्रेन डेड, ठीक है ना। तो ब्रेन डेड पेशेंट में कोई तरह का सेल्फ कॉन्शियसनेस रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, देयर इज द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग, क्या वैसे पेशेंट्स को हम लोग नॉर्मल लाइफ में अगर वो वापस नहीं आ पाए तो क्या हम लोग लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग बोलेंगे, लिविंग ही बोलते हैं, ठीक है ना, नॉन लिविंग नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, इसका आंसर लिविंग ही होगा, ठीक है, नॉन लिविंग नहीं होगा, ठीक है ना। ब्रेन डेड रहते हैं लेकिन उनके में और भी फीचर्स चलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनको लिविंग ही बोलेंगे, कुछ कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनके में होती रहती है, ठीक है ना, तो वो उसको हम लोग लिविंग ही बोलते हैं, ठीक है ना, नॉन लिविंग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। brain dead patient are never said to be non-living, the brain dead patient is living, okay, but he has no self consciousness, ठीक है ना, बट वो पेशेंट क्या रहेंगे, लिविंग ही रहेंगे, मरे नहीं है, अभी कोमा में है वो, ठीक है ना। ठीक है चलो, उनके में बहुत सी एक्टिविटी कुछ कुछ चलती रहती है, ठीक है ना, वो कोमा में उनकी ब्रेन डेड है बट बाकी फीचर्स कुछ कुछ चलते रहते हैं कि दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज लिविंग, ठीक है ना। In higher classes you will come to know that all living phenomena due to underlying interactions, ये सब हायर क्लास में पढ़ोगे, चल कोई नहीं, आगे ये वाली लाइन देखो, properties of tissue are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cells, ये जो लाइन है, properties of tissue are not present in the constituent cells, ठीक है। सिमिलरली आगे की लाइन देखो, देखो देखो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ सुनो आगे, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle, ये जो लाइन है ना बाबू, ये दोनों लाइन, ये अभी तुम लोगों को समझाना मेरे हिसाब से बेवकूफी है, ठीक है ना। ये जो दोनों लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत एनसीईआरटी थोड़ा अप वर्जन करके दे दिया है, ये लाइन ऐसे तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइंस को हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है ना, ये दोनों लाइंस को हम लोग मार्क करते हैं, स्टार मार्क करते हैं, ठीक है ना। ये लाइंस को हम लोग चैप्टर एंड होने पे वापस आके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग और भी क्या लाइंस हैं, देखो सुनो, हम इससे कुछ बता देते हैं इनके में, सुन लो। जो टिश्यू का प्रॉपर्टीज होता है ना, वो उनके कंस्टिट्यूएंट मतलब जो सेल्स से बनते हैं, जो सेल्स सेल्स से क्या बनते हैं जी, टिश्यू बनते हैं, ठीक है ना। तो टिश्यू का जो प्रॉपर्टीज होता है आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स, लेकिन जब उनके बीच में इंट्रैक्शंस होती है ना, कहने का मतलब हम अभी जो एनसीईआरटी जो नॉर्मल है लेकिन इसके अंदर डीप कंसेप्ट्स है, ठीक है ना, इट इज हैविंग सम वेरी डीप कंसेप्ट, उसको मैं अभी क्लियरली नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि यू गेट सम बाउंस्ड, ओके, तुम्हें बाउंस्ड हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैं इस दोनों लाइन को अभी नहीं बताऊंगा, यहाँ पे स्किप करूंगा इस लाइन को, क्योंकि अभी यहाँ पे तुम्हारा समझना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ बस इतना समझ लो अभी कि टिश्यू का जो प्रॉपर्टीज आता है, जो प्रॉपर्टीज है उनके जो सेल से बने हैं ना, उनसे वो तुरंत नहीं आ पाएगा, आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल, लेकिन जब वो सेल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सेल्स और टिश्यू का इंटरेक्शन होता है, मतलब जब रिजल्ट इंटरेक्शन होता है तब उनके में कोई तरह का रिजल्ट निकलता है, ठीक है। उसी तरीके से जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनल्स जो हो गए, जो सेल्स के और बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो हैं हमारे, वो मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल्स, मैं अभी इसको स्किप करूंगा बिल्कुल, क्योंकि इसको बताने के लिए थोड़ा अच्छा सा टाइम चाहिए, और प्लस जब तक तुम्हारा ये चैप्टर क्लोज नहीं हो, मतलब ये चैप्टर जैसे खत्म होने लगेगा ना, तब ये लाइन मैं आऊंगा, तब ज्यादा समझ में आएगा, तो नाउ वी हैव टू स्किप आई थिंक सो, ठीक है ना, ये दो लाइंस को, ठीक है। तो जो ये इंट्रैक्शन होता है जो भी चीजों में, मतलब जो बॉडी में इंट्रैक्शन होता है, रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसे भी ये जो पैराग्राफ है ना, ये हायर क्लासेस के लिए लिखा है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ जो बता दे रहा है, ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना बाबू, ये पैराग्राफ बेसिकली
थोड़ा सा एलिवेट करके ये पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो दो लाइन है ना, ये जो दो लाइन है, ये बहुत ऊपर की कंसेप्ट को बता रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग इसके ऊपर जोर दे देंगे ना तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं इसके ऊपर जोर नहीं दे रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो जो इंट्रैक्शन होती है, जो हम बोले ना कि हमारे हम लोग के में एक फीचर होता है इंट्रैक्ट करने का, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में फीचर होता है इंट्रैक्ट करने का। तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, मेरे से इंट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, इंट्रैक्ट कर रहे हो चैट बॉक्स में, है ना। तो चैट बॉक्स में इंट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या निकल के आ रहा है, एक इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हो रहा है, तो फिर इमर्ज करके कुछ सीख पा रहे हो। तो एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिस फिनोमेना इज true in hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that ये भी लाइन अभी रोको. Therefore, we can say that living organisms are capable of, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेट भी करता है, इवॉल्व भी होता है, सेल्फ रेगुलेट भी करता है, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। कहने का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, उनके में सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इवॉल्व करने का प्रॉपर्टी होता है, अपने बॉडी को रेगुलेट करता है। रेगुलेट किस हिसाब से करता है, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुली आ रही है उससे क्या करता है, अपने बॉडी को वो रेगुलेट करता है। हम लोग रेगुलेट करते हैं ना जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में फीचर है ना। आगे देखते हैं, ये पॉइंट बस रेक्टाफिकेशन करने वाला है। बायोलॉजी क्या है, स्टोरी है लाइफ ऑन अर्थ, है ना। बायोलॉजी एक स्टोरी है इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी एक स्टोरी है लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है ना। अर्थ पे लाइफ कैसे आया, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन कैसे हुआ अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, present, past or future are linked to one another by sharing common genetic material but to varying degrees। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्रेजेंट में है, जो पास्ट में थे, और चाहे फ्यूचर में आने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल से उनका लिंकेज रहता है, लेकिन वेरिएशन रहता है, बट टू वैरिंग डिग्रीज। मतलब कुछ ना कुछ उसके में वेरिएशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो कुछ कॉमन तरीके का जेनेटिक मटेरियल रहेगा ही रहेगा उनके में, वो एक लिंक्ड रहते हैं, ठीक है ना। चलो, ये जो पैराग्राफ था बाबू, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक खत्म हो गया। ये पहला टॉपिक तुम लोग का खत्म हो गया। क्या टॉपिक था, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग टॉपिक सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग व्हाट इज लिविंग में पूरा देख लिए थे किस तरीके से हम लोग लिविंग बोले। तो लिविंग में क्या क्या दिखा जी, लिविंग में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक भी है, लेकिन वो कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके में एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन के अलावा ग्रोथ में हम लोग देखें कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रो कर रहा है, बट मेटाबॉलिज्म वगैरह के केस में ऐसा कुछ देखें नहीं, देखें कोई एक्सेप्शन ही नहीं दिखता है। कॉन्शियसनेस के केस में ऐसा देखें नहीं, देखें कोई एक्सेप्शन ही नहीं दिख रहा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के केस में कुछ देखें, क्या देखें हम लोग, वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों क्या है तुम्हारा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है और कैरेक्टरिस्टिक भी है। बट ग्रोथ और तुम्हारा रिप्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और फीचर नहीं हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है ना। कोमा में पेशेंट रहते हैं तो उनको लिविंग कहा जाएगा ना, हाँ बिल्कुल लिविंग कहा जाएगा, क्योंकि उनका सिर्फ ब्रेन डेड होता है, ठीक है ना। और वो वर्चुअली सपोर्टेड होते हैं हार्ट एंड लंग से, ठीक है ना। और उस पेशेंट को क्या होगा, कोई भी तरीके का सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो दोनों लाइन है मैंने बताया चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू वाला, आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल, है ना। अब देखो कोई भी तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, तुम मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो कोई एक इमरजेंस प्रॉपर्टी निकल के आती है, तो वो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे देखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं हम लोग कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या प्रॉपर्टी और देखने को मिलता है जी, सेल्फ रेप्लिकेशन का मिलता है, इवोल्यूशन का मिलता है, और ऑल लिविंग, और क्या मिलता है, सेल्फ रेगुलेट करने का मिलता है, जिस तरीके का भी स्टिमुली आ रहा है। अब जैसे ठंडी का मौसम आया, हम अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं ना उस हिसाब से, ठीक है ना। गर्मी का मौसम आया, हम उस हिसाब से रेगुलेट कर रहे हैं। तो सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और रेगुलेटिंग का फीचर प्रेजेंट होता है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं हम लोग, है ना। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं। तो जब हम लोग अपने आसपास देखेंगे तो क्या देखोगे, लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे ना जी। किस किस तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हो, गमला में पौधा देखोगे, इंसेक्ट्स देखोगे, बर्ड्स देखोगे, फिर पेट्स देखोगे, पालतू जानवर देखोगे, एनिमल्स देखोगे, प्लांट्स देखोगे, है ना।
बहुत सारा ऐसा भी ऑर्गेनिजम्स देखोगे जो हम मतलब नहीं देख पाओगे, है ना, नेकेड आई से नहीं देख पाओगे, बट दे आर ऑल अराउंड यू। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना जी, कुछ यूनिसेलुलर, हम लोग बहुत दिखेगा नहीं, नंगी आंखों से नहीं दिख रहा बैक्टीरिया वगैरह कुछ, ठीक है ना, तो वो क्या है, मतलब नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भी क्या है, हमारे इर्द गिर्द वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। समझ में आ गया ना। अब जितना भी अपना तुम एरिया बढ़ाओगे, है ना, ऑब्जर्वेशन का मतलब देखने का एरिया बताओ बढ़ाओगे, तुमको अलग अलग रेंज का, अलग अलग रेंज वैरायटी का ऑर्गेनिजम्स दिखेगा, है ना, दैट यू विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना। कहने का मतलब अब तुम जंगल में चले जाओगे, अपने आसपास तो देख रहे थे तो ये सब दिख रहा था, लेकिन तुम जंगल में घुस जाओगे, अपना एरिया और बढ़ा दिए, है ना, जितना एरिया बढ़ाओगे तो ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाओगे अपने आप को, तो उतना ज्यादा तुमको रेंज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, है ना, है ना। तो देखो अगले ही लाइन में लिख रहा है, obviously if you visit a dense forest you will probably see a much greater number and kinds of living organisms in it, है ना। each different kind of plant animal organism that you see represents a species, और जो हर different तरीके का each different kinds of plant animal species that you see represent a species। स्पेसीज किसको बोला जाता है जी, स्पेसीज क्या, स्पेसीज क्या मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो प्रजाति को देखते हैं ना हम लोग, तो वो क्या है, स्पीसीज है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति को देख रहे हैं स्पीसीज, ह्यूमंस के भी, ह्यूमंस हम लोग जैसे कि होमो सैपियंस है, ठीक है। तो अब जैसे कि प्लांट का भी बहुत सारा का स्पीसीज देखते हो, है ना, वो सब चीज आगे पढ़ोगे, अभी उतना मैं बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अभी आगे इसमें इसी चैप्टर में सब चीज देखते चले आओगे। तो हर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म जो देखोगे अलग अलग, तो ये सबका क्या है, अपना अलग अलग स्पेसीज डिफाइन करता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में आ चुका है, द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, अभी तक एनसीईआरटी में यही डाटा फिक्स्ड है, इसीलिए इतने स्पेसीज को अभी तक जाना जाता है, और इनका रेंज लगभग अब तक दुनिया में इतने स्पेसीज हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन, मिलियन नॉट बिलियन, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग होता है बाबू, ये मिलियन को ध्यान में रखना, ठीक है ना। 1.7 टू 1.8 मिलियन होता है, कभी भी बिलियन नहीं होता है, देख लेना कभी एनसीईआरटी क्या करेगा, मतलब स्टेटमेंट तुम खोजते रहोगे यार सही स्टेटमेंट तो है 1.728 1.8 बिलियन, हो सकता है माइंड में कंफ्यूज हो जाए, लेकिन यहाँ पे मिलियन को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अभी तक जितने स्पेसीज खोजे गए हैं उनका रेंज कितना है, लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो इसी को बायोडाइवर्सिटी भी बोला जाता है, ये जो इतने सारे स्पेसीज हो गए, और द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया कि इतने वैरायटी ऑफ स्पीसीज, और या जो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अर्थ में है, तो वो क्या एक, इसको क्या रेफर कर दिया गया, एक बायोडाइवर्सिटी रेफर कर दिया। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, है ना, इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। स्पीसीज का क्या है ना, हमेशा कुछ ना कुछ मिलते ही रहते हैं, हम कभी भी कोई चीज का कोई नया जगह को एक्सप्लोर करने को शुरू करेंगे, उसमें एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कोई नया एरिया को, हो सकता है कोई तरह का नया ऑर्गेनिज्म दिखाई दे, है ना। कभी हम पुराना ही एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए, है ना, हो सकता है वहां पर भी नए ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे सकता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज या ओल्ड वंस, है ना, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड, न्यू ऑर्गेनिजम्स हमेशा आइडेंटिफाइड होते रहेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया बाबू, चलो। As stated earlier, millions of plants and animals in the world. We know that plants and animals in our own area known by their local names. These local names will vary from place to place, even within a country. Probably you will recognize the confusion if we created did not mean to talk to each other. Refer to what we are talking. कहने का मतलब इस पूरे लाइन का मतलब ये है बाबू, मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, जैसे कि तुम्हारे इधर क्या मतलब वीट, है ना, अब छोड़ो मैंगो, मैंगो को तुम्हारे इधर आम बोला जाता है ना, कहीं फ्रांस में चली जाओगी तो हो सकता है तो कुछ और नाम से बोला जाता है, मैंगो बोला जाता है, मतलब कोई भी और नाम से बोला जा रहा है ना, मोंगो बोला जा रहा है, कहीं कुछ बोला जा रहा है। तो हर जगह में कोई भी प्लांट और एनिमल्स के नेम को अलग लोकल नेम से बोला जाता है ना। तो लोकल नेम से बोलने की वजह से, हर लोकल नेम के वजह से वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो लोकल नेम क्या करेगा, जगह से जगह वैरी करेगा। हो सकता है पटना में उस नेम को आम को अमरा बोला जा रहा है, ठीक है ना, और हो सकता है तुम्हारे यूपी साइड में उसको आम को कुछ और नाम से भी बोला जा रहा है, कुछ भी नाम से, मतलब तुम समझ लो XYZ। तो लोकल नेम के हिसाब से वैरी करते जा रहे हैं, कंट्री टू कंट्री भी वैरी करते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना।
तुम हो सकता है कहीं यूपी में जैसे कैसे महाराष्ट्र में जाते हैं तो कांदा बोला जाता है ना, इसको प्याज या आलू को किसी को कांदा बोला जाता है, तो क्या होता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे तो आलू बोलोगे या प्याज बोलोगे, तो वहां पे महाराष्ट्र में तो कांदा बोला जा रहा है यार, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो ये लोकल नेम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो यही चीज, तो लोकल नेम के वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो if we did not find some ways and means to talk to each other to refer to organism we are what we are talking about, हम लोग समझा नहीं पाते कि हम लोग किस चीज के बारे में बोल रहे हैं सही, लेकिन उसको समझ में नहीं आ पा रहा है। तो ये सब फीचर को हटाने के लिए, मतलब ये सब चीज को हटाने के लिए, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। कोई भी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो, वो एक पार्टिकुलर नेम से जाना जाएगा, है ना। स्टैंडर्डाइज, उनके नेम में स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया, पूरी दुनिया में वो चीज एक ही नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो अब तुम लोगों को पता ही है, जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस को कौन सा साइंटिफिक नेम है, होमो सैपियंस। तो ह्यूमंस का वर्ड कहीं पे भी आएगा, चाहे फ्रांस में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी हो, तो ह्यूमंस को क्या बोला जाएगा, होमो सैपियंस ही बोला जाता है। तो इसी चीज को, ये जो नामकरण दे दिया गया एक ऑर्गेनिजम्स को, कोई भी ऑर्गेनिज्म को एक परफेक्ट नाम मिल गया कि पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से जाना जाएगा, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, है ना। ऑब्वियसली एक और चीज देखेंगे, नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, और इस चीज को हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर और नेमिंग तभी पॉसिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जब वो ऑर्गेनिज्म सही से करेक्टली डिस्क्राइब किया हो कि मतलब ये ऑर्गेनिज्म है क्या, ठीक है ना। और ये ऑर्गेनिजम्स का नेम उस चीज, इस चीज से अटैच हो रहा है, तो कितना वी नो दैट व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, मतलब ये जो नाम दे रहे हैं तो ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं, इस तरीके, मतलब उस तरीके का आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर और नेमिंग तभी पॉसिबल हो सकता है जब ऑर्गेनिज्म सही से डिस्क्राइब्ड होगा, और जो नाम दे रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को नेम उससे अटैच होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इस चीज को हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, है ना। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each organism। बहुत सारे साइंटिस्ट अपना स्टार्ट किए हैं, साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेम देने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो ये पूरे बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए पूरी दुनिया में। तो फॉर प्लांट्स के लिए, प्लांट वाले के लिए, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। ये बात याद रखो, क्या प्रिंसिपल्स होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, एग्रीड, ये दोनों फीचर्स के ऊपर बेस्ड होते थे। प्लांट्स का साइंटिफिक नाम देने के लिए क्या उनके में प्रिंसिपल्स है, कौन कौन सा प्रिंसिपल्स होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वी आर प्रोवाइडेड एंड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। आईसीबीएन का फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो ये आईसीबीएन का फुल फॉर्म किसके लिए होता जी, प्लांट्स के लिए, है ना। प्लांट्स में क्या होता था कि जो साइंटिफिक नेम्स का जो दिया गया वो एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होते थे, ठीक है ना। और इसको हम लोग किसमें देते थे, प्लांट्स का नाम कहाँ ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इसको दिया गया। और उसी तरीके से एनिमल्स का नेम जो था, तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट ने इवॉल्व किया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको ICZN से के नाम से जानते हैं। समझ में गया। प्लांट्स के लिए किसके दिया गया, प्लांट्स के लिए ICBN, और एनिमल्स के लिए ICZN, ठीक है ना। जो साइंटिफिक नेम होता है ये डिस्क्राइब कर देता है, साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो सकता है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बातचीत शुरू हुआ इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री में तुम्हारे ह्यूमंस के बारे में शुरू हुआ, तो समझ में आ गया होमो सैपियंस के बारे में शुरू हुआ, टू अराइव एट द सेम नेम, मतलब समझ में आ गया कि हाँ होमो सैपियंस मतलब ह्यूमंस के बारे में बातचीत हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी होमो सैपियंस बोला गया तो समझ में आ गया, ठीक है ना। They also ensure that a name has not been used for any other organism।
और वो जो नाम एक ऑर्गेनिज्म को मिल गया वो दोबारा किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो नाम नहीं मिल सकता, वो नाम दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो क्लियर हो चुका है सबको? चलो, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड, बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को बताएं जो साइंटिफिक नेम्स जो हर ऑर्गेनिज्म को देने के लिए। तो क्या बताए थे वो देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देखो ईच अ नेम हैज टू कंपोनेंट्स, हर नेम का दो कंपोनेंट होता है, एक उनका जेनरिक नेम होता है और एक इसका उनका स्पेसिफिक एपिथेट होता है। हर नाम में दो कंपोनेंट होगा, एक जेनरिक नेम होगा एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। और ये सिस्टम होने की वजह से, दो कंपोनेंट हो जाने की वजह से ये सिस्टम को क्या कहा जाता है? प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय, और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था? कैरोलस लिनियस दिया था। कौन दिया था? और ये आज के डेट में पूरे बायोलॉजिस्ट के द्वारा प्रैक्टिस किया जा रहा है, इज प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये बायोलॉजिस्ट अब जो भी किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम बताते हैं तो क्या करते हैं? कौन से रूल को फॉलो करते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया? बाय, बाय मतलब दो, इसमें दो कंपोनेंट होंगे, नाम ऐसा होगा कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक हो गया जेनरिक नेम, एक हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। अब जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट को समझना कितना आसान है जी, जल्दी देखो। अब देखो यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका है ना, मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये एग्जाम्पल, तो इसमें क्या हो गया देखो, देखो मैं बता रहा हूं, ये मैग्नीफेरा क्या है, ये मैग्नीफेरा क्या है और ये इंडिका क्या है? ये मैग्नीफेरा जो है सर, ये क्या है तुम्हारा? जेनरिक नेम है। क्या है तुम्हारा? जेनरिक नेम है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जेनस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? जेनस बोलेंगे, ठीक है ना। और ये क्या है? ये क्या है? इंडिका। इंडिका क्या है जी? इंडिका तुम्हारा स्पेसिफिक इपिथेट है। क्या है? स्पेसिफिक इपिथेट है, स्पेसिफिक इपिथेट, ठीक है। तो स्पेसिफिक इपिथेट को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? स्पेसीज भी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो बताया था कैरोलस लिनियस, तो कैरोलस लिनियस बताया। तो अब देखो मैग्नीफेरा इंडिका किस चीज का नाम है? साइंटिफिक नेम है, सबको पता ही होगा, बहुत आसान है। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो किस नाम से लिखा रहता है? मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका में क्या है? मैंगीफेरा क्या है? जेनरिक नाम है, ठीक है ना। जेनरिक दो दो कंपोनेंट होता है ना साइंटिफिक नेम को लिखने के पीछे, तो एक जेनरिक नेम आएगा, दूसरा स्पेसिफिक इपिथेट आएगा। तो जेनरिक नेम में तुम्हारा फर्स्ट लेटर क्या होगा? जेनरिक होगा, नेम होगा, और दूसरा लेटर क्या, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? स्पेसिफिक इपिथेट होगा। चलो, तो कैरोलस लीनियस ये सबसे पहले बताया था क्या? बायोलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये जो नेमिंग सिस्टम है इज अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड वेरी कन्वीनियंट, ठीक है ना। ये बहुत कन्वीनियंट, बहुत आसान, अच्छा पढ़ता था। दो वर्ड का जो कंपोनेंट है इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया, और ये पूरा नाम को बाइनोमियल नेम भी बोला गया। इन दिस नेम मैंगीफेरा, देखो मैंगीफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जेनस। और इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिस। पता ही चल गया। और स्पेसिफिक इपिथेट, स्पेसिस भी बोल सकते हैं और स्पेसिफिक इपिथेट भी बोल सकते हैं, जेनस भी बोल सकते हैं और जेनरिक नेम भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? और भी जो यूनिवर्सल रूल है कि नोमेनक्लेचर को कैसे लिखना है, मतलब किसी भी साइंटिफिक नेम को कैसे लिखा जाता है, तो बायोलॉजिकल नेम्स या साइंटिफिक नेम्स वो दो जनरली कहाँ से होते हैं? जनरली लैटिन में लिखा जाता है, मतलब लैटिन लैटिन के लैंग्वेज से लिखा जाता है। लैटिन ग्रीक, ग्रीक साइड का लैंग्वेज है ना, ग्रीक और लैटिन में हर तरह के साइंटिफिक नेम को लिखा जाता है और मतलब लाया जाता है वहां से, मतलब उन्हीं के वर्ड को यूज किया जाता है, ठीक है ना। और किस फॉर्मेट में लिखते हैं? इटैलिक्स, देख रहे हो ना कंप्यूटर में एक इटैलिक फॉर्मेट होता है ना जी, इटैलिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। मतलब रिटेन, मतलब टाइप करोगे तो इटैलिक्स में टाइप करोगे। अगर तुम किसी भी वर्ड को हाथ से लिखोगे ना तो उसी के नाम को प्रिंटेड रहेगा तो इटैलिक्स में लिखोगे, ठीक है ना। अगर जो हाथ से लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो, तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, ठीक है ना। ये दोनों नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। जैसे हाथ से तुम लिख रहे हो, जैसे हम हाथ से लिख रहे हैं मैंगी फेरा इंडिका, लिखे हाथ से, है ना। तो मैंगी फेरा इंडिका, तो मैं देखो मैंगी फेरा इंडिका लिखने का रूल क्या है? एक सेकंड, इंडिका, ठीक है। तो इंडिका, अब हम लोग इसको क्या कहेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन भी कर दिए।
तो ये क्या हो गया हमारा, जेनस हो गया, है ना। ये क्या हो गया हमारा, स्पेसीज हो गया। स्पेसीज वाले को इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल देते हैं, है ना। फिर इसको क्या बोल देते हैं, जेनरिक नेम भी बोल देते हैं। क्लियर है सबका। अब इसमें क्या होता है कि देखो, हमेशा जो भी साइंटिफिक नेम लिखोगे और यही यही नाम अगर मतलब प्रिंटेड रहता है, जैसे तुम्हारे बुक में प्रिंटेड है, तो किस फॉर्म में रहेगा जी, ये तुम्हारा रहेगा इटैलिक्स के फॉर्म में। इटैलिक एक फॉन्ट होता है ना, उस फॉर्म में रहेगा। उसी तरीके से जो तुम्हारा पहला कंपोनेंट, मतलब जेनरिक कंपोनेंट का जो पहला लेटर होगा, वो क्या होगा, कैपिटल होगा हमेशा। क्या होगा जी, कैपिटल होगा। और स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला लेटर होगा, वो पूरा स्मॉल रहेगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखो, ये सारा बात लिखा हुआ है। और ये जो बायोलॉजिकल नेम कहाँ से लाया जाता है, लैटिन से लाया जाता है। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम द लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन इनका कहीं से भी हो, वो ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी किसी भी कंट्री में बिलोंग करता हो, लेकिन उनका नाम कहाँ से डिराइव किया गया जाएगा, लैटिन वर्ड से ही डिटरमाइन किया जाएगा। और जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का, वो क्या होता है, जेनस होता है, वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिपेंडेंट से स्पेसिफिक एपिथेट। और बायोलॉजिकल नेम जब भी हाथ से लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन रहेगा, प्रिंटेड रहेगा, तो इटैलिक्स रहेगा। तो इटैलिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है जी, इटैलिक्स ये रिप्रेजेंट करता है, या जो हाथ से लिखते हो उसको अंडरलाइन करके ये रिप्रेजेंट करता है कि ये लैटिन ओरिजिन का है। समझ में आ गया ना। और जो फर्स्ट वर्ड होगा जेनस का, वो क्या डिनोट करता है, कैपिटल लेटर, है ना। बताया ना तुमको, यहाँ पे कैपिटल लेटर देख रहे हो ना। और while the specific starts with a small letter, it can be illustrated with an example, Mangifera indica. क्लियर, चैट बॉक्स में। सर नेक्स्ट टिक करो, सब क्लियर हो गया है। ठीक है, ठीक है। सामने से कोई डाउट उठ नहीं ना है, चलो। सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली आप जो इंटरेक्शन वाला पॉइंट पढ़ा रहे थे सर, एक्चुअली कुछ दिन पहले ना हम चैप्टर पढ़ रहे थे सर्कुलेशन सर, उसमें हमने देखा था जो ब्लड की प्रॉपर्टी होती है वो हाँ उसके हाँ हाँ। कंपोनेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की नहीं होती, लेकिन ये अरे वाह, तीनों वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ब्लड बोलो की बोलो। प्रॉपर्टी आती है हाँ सर। हाँ हाँ ब्लड हाँ। तभी आएगी जब तीनों इंटरेक्ट करेंगे। तो सर एग्जांपल फिट हो रहा है क्या यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यू आर राइट, एंड दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू, माय स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। सामिया, यू आर वेरी इंटेलिजेंट गाय, यू नो दिस लाइन प्रॉपर्टी। और बताओ एग्जांपल, और सोचो, और सोचिए। अब देखो, बोन भी एक इसमें एग्जांपल फिट होता है। यस जो सर। बोन भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होता है। ऑस्टियोक्लास्ट इज नॉट द प्रॉपर्टी, उसको डिफाइन नहीं कर पाता है, तो ऑस्टियोक्लास्ट की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। वेरी गुड, यू नो दिस थिंग्स, है ना। ब्लड का मतलब पूरी बॉडी में हर चीज इंटरेक्शन से ही होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यू नो दैट पॉइंट। मैंने अभी इसलिए नहीं बताया ना बच्चों को, क्योंकि हर हर बच्चे तुम्हारे इतना नहीं जान रहे हैं, मतलब वो चीज, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई आई नॉट लेट इट क्लियर राइट नो। ओके, जब से चैप्टर एंड होता तो मैं उनको ये लाइन बताता फिर से, ठीक है ना। थैंक यू। ओके, और कोई डाउट सामिया? चलो चलो, हम लोग आगे बढ़ते। शामिया का डाउट क्लियर हो गया। शामिया इज अ वेरी गुड गर्ल ऑल्सो, शी मस्ट हैव टू स्कोर बेस्ट, है ना। और सारी गाइस सोचो, उसने वो पढ़ के रखा है। और सोचो तुम लोगों के लिए ना ये होमवर्क है। देखो उसने क्या बोला, जिसने सुना होगा अच्छे से, मैं बताऊंगा नहीं, उसकी बात को रिपीट नहीं करूंगा। जिसने उसकी बात को सुना होगा वो थोड़ा सा समझे, इसके ऊपर देख के आएगा। वो जो लाइन मैंने छोड़ा है, स्किप किया है जो लाइन, है ना, जो मैंने बोला कि लास्ट में बताऊंगा। चलो देखो जी आगे, ये वाला कलर हटा देता हूँ, है ना। सर ये हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम है सर, आप हमें ये बता दीजिए कि नीट की तैयारी हम कैसे करें। हम क्लास ले रहे हैं तो आप जो बता रहे हैं क्या हम उसे नोट डाउन करें, या अगली क्लास तक तो हम वो पिछला भूल जाते हैं सब। अच्छा, तुम 12th पास हो? नो सर। कौन से क्लास में हो तुम? सर 12th में। 12th में हो? कहाँ से हो तुम? मेरठ यूपी। मेरठ यूपी। तो तुम्हें पहले ये बताओ कि मैं जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, जी तुम्हें वो सर। कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जी नहीं आ सर रहा सब आता है समझ में, लेकिन जब सिर्फ क्लास तक, उसके बाद है? तो हम ओके, सब साफ हो जाता है सर। तुम्हारा साफ हो जाता है। तो फर्स्ट यू हैव टू क्या करो, क्या देखो, तुमको अच्छे से मैं बता देता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ ना, तो जी एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखो, ठीक है ना, एकदम सामने। और जो मैं जैसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइटर जी। भी एक अपने साथ रखो। तो उस ओके तरीके से ओके। तुम करती जाओ, ठीक है ना।
करती Okay. जाओ। मैं बहुत स्पीड में तो पढ़ाता नहीं हूँ, तुम लोगों के लिए यस बहुत सर। मैं स्लो स्पीड नहीं में सर, पढ़ा हमें रहा हूँ। पढ़ाने की उससे प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें हाँ नहीं अपनी। समझ, हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम जो है उसको याद कैसे रखा जाए, तो वो यस चीज ये सर। है। पहली चीज ये है कि तुम डॉक्टर राजीव विजय की जो मैंने किताबें बताई है ना बाबू, वो जी। किताब को बस मंगा लो, ठीक है ना। और उसके बाद तुम एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ो। एक पैराग्राफ देखो मेरे स्क्रीन पे दिखता होगा तुमको। एक पैराग्राफ का मतलब क्या यस हुआ, यस। जैसे रिप्रोडक्शन का एक पैराग्राफ ये बताया था ना, जैसे कि ये एक पैराग्राफ हुआ है ना, ये एक पैराग्राफ हुआ है ना, ये यस एक सर। पैराग्राफ पढ़ करके देखिए, देखोगी राजीव विजय में 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है, वो क्वेश्चंस को तुमको सॉल्व करना है। तो अब क्या है कि इस तरीके का जब हैबिट डालोगी ना, तो फिर बोलो कि यार अब तो मुझे एक चैप्टर से ही पूरा हैबिट आ गया, अब उसके बाद तो मेरे को क्या करना है कि अब हमको एक चैप्टर पढ़ने के बाद ही राजीव विजय बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट यू मस्ट हैव टू टेक द डॉक्टर राजीव विजय बुक। उसके बाद तुमको हैबिट बन जाएगी। उससे तुम्हारा क्या होगा कि तुम वो लाइन को, एनसीईआरटी को एक बार होता है ना, उलट पुलट के देखती रहो हमेशा, जो लाइन मैंने पढ़ाया। और मेरे वीडियोस को होता है तो तुम यूट्यूब से जाकर के देख लो, ठीक है ना। यूट्यूब में वीडियो ये इसके ऊपर मतलब जो यूएच एजुकेशन पॉइंट के थ्रू चैनल बनाया हुआ है यूएच, तुम्हारे जी ऐप के ऊपर भी रहता है। ऐप यस से सर। ज्यादा अच्छा यूट्यूब पे जा करके देख लो, है ना। ऐप में भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो। दोनों जगह पे जिस जगह मन मिले वहां जा करके देख लो और सर फिर ये से वाली समझ लो। बुक भी खरीदे हम जिससे आप पढ़ाते हैं ये। ये तो एनसीईआरटी, ये तो खरीदनी ही है। इसको नहीं खरीदोगी तो कैसे काम चलेगा। असल में सर मैं बीएससी फाइनल हूँ, लेकिन मैंने मैथ से किया है और मैं इस साल सिर्फ बायोलॉजी से नीट की वजह से कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मैं मैरिड हूँ। ओके फाइन फाइन, नो इश्यू विद दैट। इट्स जी ऑल योर पर्सनल रीजन, डोंट डिस्क्लोज हियर। सो कोई इशू नहीं है, तुम बिल्कुल करो, अच्छे से करो। तो जी। तुम्हें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना, तो उसके ऊपर टाइम यस देना सर। पड़ेगा बाबू। टाइम देना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू गिव टाइम टू द एनसीईआरटी, है ना। तो ओके जिसकी सर। वजह से तुमको कंटिन्यूअसली रिवाइज होता जाए। ओके ओके। ओके सर। थैंक यू सर। अब आगे देखते हैं जी, चलो। नेम द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पीक एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम written in the abbreviated form. Magnifera indica Lin. It indicates this species was described by the Lin. अब होता क्या है जी, देखो एक चीज यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि ये साइंटिफिक नेम तो तुमने लिख दिया मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है ना। और ये कभी कभी क्या होता है कि जो कौन ऑथर, कौन कौन ऑर्गेनिज्म बताया था, मतलब ऑथर का नाम लिखना हुआ, तब हम लोग ये जो साइंटिफिक नेम के बाद लिखते हैं। साइंटिफिक नेम तो ये हो गया, जैसे कि देखो साइंटिफिक नेम तो ये हो गया ना तुम्हारा, ये साइंटिफिक नेम हो गया। और इसको डिस्क्राइब किया था लीनियस, ठीक है ना। लीनियस डिस्क्राइब किया था, बताया था इसके बारे में, ठीक है ना। मतलब ये साइंटिफिक नेम कौन सा ऑथर बताया था, लीनियस बताया था। तो मैग्नीफेरा इंडिका के बाद में जो साइंटिफिक नेम लिखोगे, सॉरी साइंटिस्ट का जो नेम आएगा अगर लिखना है, तो नेम ऑफ द ऑथर, क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अगर ऑथर नेम कहाँ पे आता है, तो स्पेसिफिक इपिथेट है ना। स्पेसिफिक इपिथेट हुआ ना जी, ये वाला, ये क्या स्पेसिफिक इपिथेट ही है ना। तो स्पेसिफिक इपिथेट के जस्ट बाद आएगा, जस्ट बाद आएगा। और किस फॉर्म में लिखा रहेगा, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा। एब्रीविएटेड का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। तो ये डिटरमाइन करता है, इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लेनियस। समझ में आ गया ना। तो ये ऑथर बताया था, तो इसलिए इसका जो नाम आएगा, मतलब ऑथर का नाम लिखोगे तो जस्ट आफ्टर दिस, है ना, जस्ट आफ्टर दिए साइंटिफिक नेम लिख दिए। अब इसके बाद लिखोगे लिन। तो लिन जो लिखोगे ये किस फॉर्म में लिखोगे, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखोगे। और देखो ये जो नेम लिखोगे ना, तो ये जो भी पहला लेटर इसका कैपिटल होगा ऑथर का, ठीक है ना। कोई स्मॉल वगैरह नहीं होता, पहला लेटर इसका कैपिटल होता है, एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए बता देते हैं। और उसके उससे स्टार्टिंग लेटर का 2 से 3 मतलब 4 लेटर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे बस जानने वाला कोई खास इसमें ज्यादा डीपली नहीं जानना है। बस इतना जान लो कि साइंटिफिक नेम है, उसको कोई बताया है, कोई साइंटिस्ट, कोई ऑथर नेम आएगा उसके, तो जस्ट स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा रहेगा। और वो एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा, जैसे लिन लिखा हुआ है। तो उसका पूरा साइंटिस्ट का नाम क्या था, कैरोलस लीनियस। तो मतलब वो बता दिया कि ये स्पीसीज सबसे पहले लीनियस ने बताया था, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। It is nearly impossible to study all the living organism.
बहुत टेंशन की बात होगी ना, इतना सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, पॉसिबल है जी याद करना सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, तो इट इज नेसेसरीली टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन किस आधार पे करेंगे, कोई कैरेक्टर देखेंगे, है ना, कोई कैटेगरीज देखेंगे, कोई कैरेक्टर देखेंगे, तो उस कैरेक्टर कैटेगरीज के आधार पे हम लोग फर्दर उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। चलो यार, आई फील सो टायर्ड टुडे, डोंट नो व्हाई। चलो देखते हैं हम लोग आगे यहाँ पे। क्या है कि मतलब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, तो सबको याद, मतलब सबके बारे में स्टडी करना आसान तो है नहीं, है ना। तो ये हम लोग फिर क्या करेंगे, पॉसिबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है ना। अब जैसे कि क्या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स दिख रहा है, अब जैसे कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे कर दिए जी, जैसे देखो सोचो तुम, क्लासिफिकेशन जैसे बर्ड्स का कैसे क्लासिफाई हो गया कि हाँ ये बर्ड्स की कैटेगरी में आता है, ये एनिमल्स के कैटेगरी में आता है, तो उनके ऊपर जो ऑब्जर्विंग जो कैरेक्टर्स हम लोगों को दिखा, उसके आधार पे हम लोग क्या किए, कन्वीनियंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए, है ना। तो अब जैसे कि देखो क्या आगे ही एग्जाम्पल बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल we can easily recognize groups such as plants हो गया, या animals हो गया, dogs हो गया, cats हो गया, insects हो गया, है ना। The moment we know any of these terms, we associate certain characters in the organism in that group. जैसे कोई चीज के बारे में बोलेंगे प्लांट, तो तुम्हारे दिमाग में कैरेक्टर्स दिमाग में क्लिक करेगा ना, हाँ प्लांट, तो उसमें पत्ता होता है, उसमें फूल होता है, उसमें तना होता है, उसमें स्टेम होता है, उसमें रूट होता है, आएगा ना दिमाग में। कोई भी चीज के बारे में बोलोगे तो किसके आधार पे आ रहा है, क्योंकि उसको इस हिसाब से क्लासिफाई किया गया, उसके उन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखते हुए क्लासिफाई किया हुआ। एनिमल्स तो हाँ आएगा ना, हाँ एनिमल्स ऐसा होता है, बॉडी में हेयर्स होते हैं, 4 हाथ होता है, पैर मतलब पैर होता है, इस तरीके से देखेंगे ना, डॉग्स हाथ तो उसका फेस, तो उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को हम लोग देख कर करके उनको उस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। इंसेक्ट्स बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा ना, कीड़ा मकोड़ा की बात होती है ना, कीड़ा मकोड़ा कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, तो ये चीज ध्यान में रहेगी। तो द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ द वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म विद दैट ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी इफ यू थिंक ऑफ ए डॉग? obviously each one of us will see dogs not cats। जैसे हम बोलेंगे व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग, तुम डॉग के बारे में सोचोगे, कुत्ता के बारे में सोचोगे, तो दिमाग में किस चीज का इमेज बनेगा, कुत्ता ही का ना बनेगा इमेज, बिल्ली का तो बन नहीं जाएगा। अब हम लोग इफ वी थिंक ऑफ अल्सेशियन, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो अल्सेशियन क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है। अल्सेशियन एक कुत्ता का प्रजाति होता है, अल्सेशियन इज अ ब्रीड ऑफ डॉग। क्या होता है, अ ब्रीड ऑफ डॉग, ठीक है। चल, similarly suppose we were to say that mammals, you will think of that। अब हम लोग mammals के बारे में बोले, है ना, तो mammals you will of course think of that animals with external ears and body है। मतलब mammals कौन होंगे, हाँ ठीक है, जिसके में बाहर में कान होता है, external ears जिसमें दिखते हैं, बॉडी में हेयर, मतलब ये 2-3 कैरेक्टर्स तुम्हारे ध्यान में आ गया, ठीक है ना। अब जैसे कि तुम बोलोगे लाइकवाइज इन प्लांट्स, प्लांट के बारे में थिंक करने के लिए बोले हम, जैसे गेहूं के बारे में बोले, तो द पिक्चर इन आवर माइंड विल बी ऑफ व्हीट प्लांट्स, नॉट ऑफ राइस प्लांट्स और एनी अदर प्लांट। तो हम गेहूं के प्लांट के बारे में बोले तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर गेहूं के प्लांट के बारे में ही बनेगा ना, चावल के प्लांट के बारे में तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक चीज देखते हैं क्या, कि जो डॉग है, कैट्स है, मैमल्स है, वीट्स है, राइस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, आर कन्वीनियंट कैटेगरीज। ये सब क्या है, अलग अलग कैटेगरीज है। तो वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, ये सब कैटेगरी में बांट करके हम लोग ऑर्गेनिज्म को उसी हिसाब से स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो द साइंटिफिक टर्म जो इस कैटेगरी को दिया गया है उसका नाम क्या है बाबू, वो साइंटिफिक टर्म का टैक्सा नाम है। क्या है नाम, टैक्सा। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा, ठीक है, क्लियर हो गया। Here you recognize that taxa can indicate categories at very different levels। taxa जो categories है वो हर अलग अलग लेवल पे डिटरमाइन करता है। मतलब टैक्सा क्या है,
मतलब कैटेगरी को क्या बोला गया, टैक्सा नाम दिया, साइंटिफिक टर्म दिया गया। व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म ऑफ कैटेगरी, तो आंसर क्या होगा, टैक्सा होगा, ठीक है ना। तो हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा क्या इंडिकेट करता है जी, कैटेगरीज को अलग अलग लेवल पे लेके दिखाता है ना, अलग अलग कैटेगरी है तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आ गए। तो प्लांट क्या है, एक कैटेगरी, प्लांट क्या है, टैक्सा मतलब कैटेगरी है। वीट भी क्या है, इज ऑल्सो अ टैक्सा। एनिमल्स हो गया, मैमल्स हो गया, डॉग्स हो गया, सब टैक्सा है। बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल, है ना, मैमल्स आर एनिमल्स। कहने का मतलब क्या, तो इसीलिए ये चीज दिखा रहा है, ये जो लाइन लिख रहा था देखो, ये जो लाइन लिख रहा था, टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स, है ना, अलग अलग लेवल पे देखा था। जैसे कि प्लांट भी एक कैटेगरी है, वीट भी एक कैटेगरी है, अलग अलग टैक्सा है। उसी तरीके से देखो, एनिमल एक कैटेगरी है, मैमल्स कैटेगरी है, डॉग्स कैटेगरी है, सब क्या है, टैक्सा है, सब टैक्सा मतलब कैटेगरी है। लेकिन ये जानते हो कि डॉग क्या होता है, मैमल होता है, और मैमल्स क्या होता है, एनिमल्स ही होता है मैमल्स, है ना, प्लांट तो होता नहीं है। तो क्या है, ये सब एनिमल्स हो गए, जो मैमल्स हो गए, डॉग्स हो गए, ये सब टैक्सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से सिमिलर फीचर शो कर रहा है ना जी, है ना, शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है एक दूसरे को, समझ में आ गया होगा। तो ये बात क्लियर हो गया आप सबको। चलो अब आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं, अब आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अब देखो, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड, मतलब क्या क्या गुण सब में पाया जाता है, तो सब ऑर्गेनिज्म को क्या अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई किया जाता है। तो इसी द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द कैटेगरीज, है ना, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे क्या गुण है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। समझ में आ गया। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। आज की डेट में जो कैटेगरी का क्लासिफिकेशन हो रहा है, जो क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी जो बन रहा है, तो वो क्या चीज के ऊपर देखते हुए बन रहा है जी, देखो, एक्सटर्नल बाहर का फीचर और इंटरनल स्ट्रक्चर, बाहर का स्ट्रक्चर अंदर का स्ट्रक्चर देखते हुए, साथ में सेल का क्या स्ट्रक्चर है ना, किस तरीके से बॉडी में डेवलपमेंट होती है ना, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट किस तरीके से, इकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन क्या, मतलब ये ऑर्गेनिज्म कोई इन्वायरमेंट में किस तरीके से रह रहा है, आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है, और ये आज के डेट के मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी, मतलब जो क्लासिफिकेशन की जो स्टडीज है, इसको क्या करती है, मतलब एक फॉर्मेशन दे, बेसिस फॉर्म प्रोवाइड करती है। तो अब देखो, टैक्सोनॉमी का और क्या बेसिस हो जाता है जी, टैक्सोनॉमी का और बेसिस तुम कह सकते हो, देखो, कैरेक्टराइजेशन, गुण क्या है, आइडेंटिफिकेशन, किस तरह का आइडेंटिफिकेशन, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया, और किस तरह से उनका नाम हो गया, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो टैक्सोनॉमी का बेसिक है। व्हाट आर द प्रोसेसेस आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। दो क्वेश्चन यहाँ पर से आ सकता है, देखो बाबू यहाँ पे ध्यान से देखना ये दोनों लाइंस को, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा ये देखो, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो उसमें बोलोगे बेसिस में क्या क्या आएगा, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, किस तरह का अंदर और बाहर के स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है। ये सारे फीचर बहुत एसेंशियल है और मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का बेसिस फॉर्म कर रहा है। लेकिन बेसिक टू टैक्सोनॉमी मतलब प्रोसेसेस, मतलब कहने का मतलब क्या क्या प्रोसेस जो होता है जो टैक्सोनॉमी का बेस बनाता है, और भी क्या प्रोसेसेस होता है, कौन कौन सा प्रोसेस, ये सब तो तुम ये चीज देख लिए ना, एक फीचर्स देख रहे हो, ठीक है ना, ये फीचर्स देख रहे थे ऊपर वाला, मॉडर्न भाई बेसिस बना रहा है, फॉर्मेशन है ना, बेसिस मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का। लेकिन टैक्सोनॉमी जो ये क्लासिफिकेशन हुआ, टैक्सा का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो ये कहाँ से किस चीज से बना, इसका प्रोसेस, इसका कैसे बेसिक बना, क्या क्या बेसिक फीचर है टैक्सोनॉमी का, कौन कौन सा प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, हम लोग उसके में क्या गुण देखेंगे, है ना, गुण देखेंगे, कैरेक्टराइजेशन देखेंगे, आइडेंटिफाई किए, क्लासिफाई तब किए, तब उसको फिर नॉमेनक्लेचर नामकरण हुआ, और उसके बाद ये सारा चीज मिलकर के फिर उनको क्लासिफिकेशन एक हायर लेवल पर टैक्सोनॉमी में बना। तो टैक्सोनॉमी कोई नया चीज नहीं है। Human beings have always been interested in knowing more and more about various kind of organism, particularly with reference to their use. क्या होता है,
टैक्सोनॉमी कोई नया चीज नहीं है। क्या नया चीज नहीं है? देखो, हम ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो है ना, हमेशा बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। बहुत तरह का ऑर्गेनिजम्स मिलता है ना, तो हम लोग कोई भी चीज ऑर्गेनिजम्स मिला तो हम लोग सोचते हैं कि इसका क्या यूज होगा, क्या नहीं होगा, है ना। कोई भी चीज मिला, जैसे कि पुराने जमाने में, अर्ली डेज में, अर्ली मैन के लाइफ में, अर्ली डेज में ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज ऑफ देयर बेसिक नीड। रोटी कपड़ा मकान के लिए, है ना, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, है ना। फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर का मतलब क्या हुआ? रोटी कपड़ा मकान, है ना। बहुत फेमस डायलॉग है, फिल्म का भी, फिल्म भी बना है इसके ऊपर, देखे होगे। तो जो पहले के जमाने में ह्यूमन बींग्स का जो बेसिक सोर्स नीड होता था खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, तो ये जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो पहले का जो क्लासिफिकेशन होता था, वो किस चीज के ऊपर बेसिस करते थे लोग? यूजेस के ऊपर। मतलब कौन ऑर्गेनिज्म का किस टाइप का यूज होता है ना, तो उसके ऊपर वो लोग क्लासिफाई कर लेते थे। तो मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स मिलता था ना, तो उस टाइम में टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन उस टाइम में, पहले के जमाने में अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस चीज के ऊपर बेस रहता था? यूजेस के ऊपर। किस चीज के ऊपर बेस रहता था? यूजेस के ऊपर, यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है ना। और लेकिन आज की डेट में मॉडर्न टैक्सोनॉमी में फिर क्या देखा जाता है? देखो, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में एक्सटर्नल, इंटरनल फीचर्स, ये सब चीजें देखी जाती है। बता ही चुका मैं, समझ में आ गया ना। और ह्यूमन बींग्स पहले के जमाने में अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए जो भी सोर्सेज रहते थे, मतलब जो ऑर्गेनिज्म का ज्यादा यूज होता था, उस हिसाब से ये कर लेते थे। अब जैसे कि क्लोथिंग के लिए शिप, शिप मतलब भेड़, भेड़ का ऊन निकाल करके वो कपड़ा बनाते थे, या जैसे भी वो उनका चमड़ा होता था तो उससे वो क्लोथिंग बना लेते थे फूड के लिए, और वो जानवर को यूज कर लेते थे। तो मतलब उनके लिए वो फूड का क्लासिफिकेशन अलग हो जाता था। मतलब जिस तरीके का जो जो यूज वो होता गया ना, उनके हिसाब से वो उस हिसाब से उनको क्लासिफाई कर लेते थे। तो उस जमाने की टैक्सोनॉमी कुछ अलग थी, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी कोई नया चीज नहीं है, ये पहले से चला आता है। लेकिन पहले के लोग का जो क्लासिफिकेशन होता था, टैक्सोनॉमी होता था, वो यूजेस के ऊपर रहता था। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या लाइन लिख रहा है। ह्यूमन बींग्स since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversity but also relationships among them। हम लोग ह्यूमन बींग्स जो होता है ना, बहुत जमाने से सिर्फ इंटरेस्ट नहीं रखते कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के बारे में, तो इच्छुक रहते ही है कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जानेंगे। वो भिन्न भिन्न प्रकार के, और क्या क्या इनके में क्लासिफिकेशन है, क्या क्या इनकी भिन्न भिन्न प्रकार है उस ऑर्गेनिजम्स के, है ना, क्या क्या इनके और डाइवर्सिटीज है। साथ ही साथ इनके में रिलेशनशिप भी जानेंगे कि इनका रिलेशनशिप्स क्या है, कहाँ से आते हैं, मतलब इनके और क्या, किस चीज से रिलेशनशिप्स बनाते हैं, मतलब और ह्यूमन के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है ना, और इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। बहुत सारी चीज की रिलेशनशिप भी जानने का कोशिश करते हैं। तो यही जो रिलेशनशिप, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि जब हम ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर, मतलब क्लासिफाई में भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर देते हैं, तो हम लोग क्या बोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक बोलते हैं। और सिस्टमैटिक्स वर्ड कहाँ से आया है? डिराइव कहाँ से हुआ? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जी? ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है सिस्टेमा से। तो सिस्टेमैटिक्स का कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है? सिस्टेमा से। सिस्टेमा का मतलब क्या होता है? सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म का सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट करना। समझ में आ गया ना? मतलब क्लासिफिकेशन करना, है ना, वही चीज हो गया। तो अब देखो क्या है आगे का पॉइंट। देखो, ये जो लीनियस था, ये एक टाइटल यूज किया, सिस्टेमा नेचुरा। सिस्टेमा नेचुरा एक मतलब लैटिन वर्ड है। ये अपने बुक के टाइटल का, अपने कोई भी जो पब्लिकेशन बना रहा था, तो उसने एक सिस्टेमा वर्ड को सिस्टेमा नेचुरा करके अपने बुक का टाइटल बनाया। अब देखो जो सिस्टमैटिक्स का जो स्कोप है, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड अब सिस्टमैटिक्स, मतलब फर्दर जैसे कि टैक्सोनॉमी आया। टैक्सोनॉमी में मतलब बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन कर लिए थे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर, नोमेनक्लेचर के ऊपर। लेकिन सिस्टेमैटिक्स में के ऊपर में क्या क्या आया? आइडेंटिफिकेशन तो आया, देखो यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन आया था, नोमेनक्लेचर तो आया, यहाँ पे भी नोमेनक्लेचर आया था, क्लासिफिकेशन भी आया इसमें, ठीक है ना। लेकिन कैरेक्टराइजेशन इसमें नहीं लिया, ठीक है ना। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में कैरेक्टराइजेशन को नहीं रखा,
सिस्टेमेटिक्स और क्या रखता है अलग चीज, मतलब टैक्सोनॉमी से सिस्टेमेटिक्स अलग कहाँ पे हुआ? सिस्टेमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिलेशनशिप्स को बताता है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म कैसे इवोल्यूट होकर के आया है। समझ में आया? तो इस तरीके से प्रॉपर सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट कर दिया कि हाँ ये होमो सैपियंस है, तो हम लोग एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट में डाला गया है, तो हाँ ये ह्यूमंस ऐसे इवोल्यूट होकर के आए हैं। जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। तो उसी तरीके से सिस्टेमेटिक्स का मतलब ये हो गया बाबू तुम लोग को, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, है ना। और टैक्सोनॉमी में कैरेक्टराइजेशन, मतलब गुण के आधार पे जो चीज उनको दिखा तो उस गुण के आधार पे उन्होंने लिया। लेकिन सिस्टेमेटिक्स में ये तीन चीज तो लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे, उनका नामकरण, लेकिन उनमें कैरेक्टराइजेशन नहीं देखेंगे। उनके में डायरेक्टली हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे कि उनके में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या है। समझ में आ गया? तो इसी ये जो ऊपर में लाइन दिख रहा था ना, देखो, बट ऑल्सो रिलेशनशिप्स अमॉन्ग देम, है ना। तो मतलब रिलेशनशिप्स भी बताता है, मतलब सोचते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स रिलेशनशिप्स में जानना चाहते हैं कि क्या रिलेशनशिप्स है इनका, मतलब पहले कैसे इवोल्यूट होकर के आए हैं। समझ में आ गया होगा। आई होप सो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टिल नाउ। 13 तो कमेंट आया है। टैक्सा मींस कैटेगरी, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन को टैक्सोनॉमी कहते हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी वेरी नाइस सर। सर वीडियो कट हो रही है, जीना तमन्ना, आई डोंट नो, बिकॉज हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क इशू था। टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी की लीनियर्स के लिए एल ही दिया है। टेक्स्ट बुक में कौन सी टेक्स्ट बुक में दिया है जी एल लिखा हुआ? देखो हाँ यूज कर सकते हो एब्रीविएटेड फॉर्म में, देखो हाँ कहीं कहीं पे देखो, हाँ ठीक है महक, तुम्हारा पॉइंट सही है। कि हाँ मान लो कि जो साइंटिस्ट का नेम लिखते हैं ना स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, कहीं कहीं पे LINN भी लिखेगा, कभी एल भी लिख सकता है, तो लीनियस, हाँ तो यू लिख मतलब आंसर दे सकते हो। अगर ऑप्शन में LINN करके दे रहा है कहीं पे नीट के क्वेश्चन में, तो LINN ही मारना। अगर सिर्फ एल दे रहा है तो उसको करेक्ट कर देना, एल भी लिख सकता है, चल सकता है। सर जब आप कल टीच करोगे ना तो अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम करना। फाइन, थैंक। सलमान नाजनीन, क्या प्रॉब्लम है बताओ बाबू, तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम्हारा एक बार और शायद डाउट आया था आई थिंक। सर टैक्सा के बारे में फिर से बताइए ना सर प्लीज। अच्छा टैक्सा, टैक्सा का मतलब क्या? बताओ बताओ मेरे स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ टैक्सा का मतलब क्या, फटाफट बताओ। बताओ टैक्सा का मतलब क्या? कैटेगरी? हाँ टैक्सा कैटेगरी को बोलते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन नहीं, टैक्सोनॉमी को फिर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। टैक्सा बाबू कैटेगरी हुआ, है ना टैक्सा। तो देखो प्लांट एक टैक्सा है ना, एनिमल्स टैक्सा है, कैटेगरी में आता है ना प्लांट के कैटेगरी में। आप तुमको बोलेंगे कि चावल का पेड़ देखे हो, है ना, तो मतलब चावल का प्लांट देखे हो, तो तुम बोलोगे तो हाँ, तो चावल ही का प्लांट के दिमाग में ना आएगा तुम्हारे दिमाग में, तो वो क्या कैटेगरी में आता है। एनिमल्स तो तुमको बोलेंगे कि हाँ गोट को देखे हो, कैमल देखे हो, तो तुम्हारे में आएगा ना, दिमाग में पिक्चर बनेगा ना, तो इट इज अ कैटेगरी। डिफरेंट लेवल्स, यस यस यस। रैंक, हाँ टैक्सॉन भी, टैक्सा को टैक्सॉन भी बोलते हैं, रैंक भी बोलते हैं। ये वर्ड आगे मिलेगा बाबू वासिया, ये वर्ड आगे मिलेगा, आज का महबूब, ये वर्ड आगे मिलेगा। रैंक, टैक्सॉन, ये सब मिलेगा आगे। जो थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी, उसमें ये सारे वर्ड को पता चलेगा। टैक्सोनॉमी मतलब ये टैक्सा का मतलब टैक्सॉन होता है ना, कि रैंक भी होता है, कैटेगरी भी होता है ना। हाँ हाँ प्लूरल है, सिंगुलर है, वही सब है, ठीक। बाबू किसी को कोई डाउट है? बेसिस मतलब आधार, बेसिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक फीचर्स है ना, बेसिस, उसके बेसिस पे, है ना, किसी चीज के बेसिस पे। यार उतना शुद्ध हिंदी हमको समझाने नहीं आता है, बट देखो बेसिस, कोई भी चीज का बेसिस है, क्या बेसिस है, नीट का क्या बेसिस है, और बेसिक क्या है, बेसिक मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाती है, वो चीज हो जाती है, ठीक है ना। बाबू किसी को कोई डाउट जल्दी बोलो, आज का इतना ही टॉपिक था, ठीक है ना। लाइबा व्हाई यू आर लेफ्टिंग? मैं चाहता हूं ना मेरे क्लासेस में जितने स्टूडेंट्स हो सबका डाउट क्लियर हो। क्या हुआ? नो सर, सलमान नाजनीन।
सलमान नाज़रीन बोलो, बोलो रुकैया खानम, सैयद काशिफ, आई कांट डू एनीथिंग। हाँ तू बस, अगर हो ही नहीं डाउट तो कोई इश्यू नहीं है। कल का क्लास टाइमिंग कितने बजे होगा सर? बताता हूँ। ये क्या सलमान नाज़रीन बताओ बाबू, बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है तुमको? सलमान नाज़रीन, सलमान नाज़रीन को माइक दे दिया जाए तो। सलमान नाज़रीन, आई एम गिविंग यू माउथ। पक्का क्लियर है ना? ऐसे तुम्हारी कोई डाउट है? क्लियर है पक्का? चलो ओके, ओके इल्मा, लेते हैं कल सब। अच्छा कल, हाँ बोलो 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 सलमान नाज़रीन बोलो, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। ठीक है ठीक है, बाकी अब किसी को कोई डाउट नहीं ना बाबू? खुशी खान का डाउट है सर, सिस्टमैटिक का मीन क्लासिफिकेशन भी होगा क्या? हाँ क्लासिफिकेशन तो हो गया, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ना, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, उसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके ठीक है, ओके बाय।